स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू बेस पर, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपकी कोई भी तैयारी नहीं है, तो आज का ये महामैराथन क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आ गई हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो बीए फोर्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, एग्जाम सर पर आ चुका है, तो मात्र ये एक वीडियो आप एंड तक देख लीजिए, आपके एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि ये सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं आपके सिलेबस के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले 4-5 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है, और जो बार बार रिपीट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है बीए के एग्जाम में। ये बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से लेकर के 1950 एडी तक का पूरा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके हर यूनिवर्सिटी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा होता है पुनर्जागरण, जिसका मतलब है पुनर्जन्म या दोबारा जन्म होना। ऑप्शन ए आपका राइट है। आपके सिलेबस में 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स हैं और आपके सिलेबस की 8 यूनिट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अपनी 8 यूनिट पढ़ी हुई है तो यह सारा एमसीक्यू अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, और यूनिट्स नहीं पढ़ी है तो आपको काफ़ी हार्ड यानी मुश्किल लगने वाला है। तो आप पहले अपनी 8 यूनिट पढ़ लीजिए, उसके बाद इस महासंग्राम वीडियो को देखकर एग्ज़ाम दे दीजिए। 100% पूरा मार्क्स आपका आने वाला है। अगला है, पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ होता है। तो आप जानते हैं ये 14वीं शताब्दी में ये शुरू होता है इटली से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, पुनर्जागरण के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था व्यापार का विकास। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, मानवतावाद यानी ह्यूमैनिज्म का संबंध किससे है। तो इसका संबंध मनुष्यों के महत्व से है, यानी कि मनुष्यों को महत्व देना शुरू किया गया जब पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ तब। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। देखिए, पुनर्जागरण की वजह से लोगों की सोच में बदलाव आया, ज्ञान तकनीक का विकास हुआ। लोगों ने जो अंधविश्वास के आधार पर जो लोग सोचा करते थे, धार्मिक चीज़ों के आधार पर जो सोचा करते थे, उन सब को छोड़कर लोगों ने विज्ञान को विज्ञान के आधार पर सोचना शुरू किया, तर्क के आधार पर सोचना शुरू किया। तो पुनर्जागरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए भी और रिटन वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में किस देश के नगर सबसे अधिक समृद्ध थे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तो मैं फटाफट से एमसीक्यूज बताकर आगे बढ़ रही हूँ। आप जानते ही हैं कि एग्ज़ाम है और लगातार आप लोगों की पूरी तैयारी भी करानी है, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक सेमेस्टर के बच्चों की। तो इसलिए यहाँ पर तो मैं एक एक टॉपिक जब आएगा इम्पॉर्टेंट जहाँ से एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, और मैं नहीं चाहती ऐसा हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ फटाफट से एमसीक्यूज देकर आगे बढ़ें ताकि आप लोग कम टाइम में अपने सारे एमसीक्यूज को तैयार कर लें। तो आप लोग एक बार प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में अपनी 8 यूनिट को ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये सारे एमसीक्यूज और भी ज़्यादा इजी लगने लगेंगे। तो पुनर्जागरण काल किस देश के नगर में सबसे अधिक समृद्ध पुनर्जागरण काल में किस देश के नगर सबसे ज़्यादा समृद्ध थे। तो इटली के नगर समृद्ध थे, क्योंकि यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए राइट है। अगला है, मेडिची परिवार किस नगर से संबंधित था। तो ये फ्लोरेंस से संबंधित था, क्योंकि इटली के फ्लोरेंस से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, पुनर्जागरण के समय किसका प्रभाव कम हुआ। तो आप जानते हैं चर्च का प्रभाव कम हुआ था, क्योंकि चर्च का बहुत अधिक यूरोप में प्रभाव था। तो जब पुनर्जागरण होता है तो चर्च का प्रभाव कम होता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला है, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी। देखिए, पुनर्जागरण के काल के दौरान जितने भी लेखक इम्पोर्टेंट थे, जितने भी चित्रकार इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और उनके चित्र के बारे में, उनके पुस्तक के बारे में भी आपका एमसीक्यू बनेगा, जो इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ। द प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, मानवतावाद के जनक किसे कहा जाता है। तो पेट्रार्क को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है, पुनर्जागरण के प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो छापाखाना का। इन तीनों का नहीं था, छापे खाने से पुनर्जागरण का प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट है।
अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपका, छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया, ऑप्शन बी राइट है। अगला है मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो ये चित्र बनाया था लियोनार्दो दा विंची ने, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है सिस्टीन चैपल छत्र की चित्रकारी किसने की? तो इसकी चित्रकारी माइकल एंजेलो ने की, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान में किसका विकास हुआ? तो देखिए खगोल विज्ञान का, यानी कि विज्ञान का समझिए काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था पुनर्जागरण के दौरान। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रभाव किस आंदोलन में दिखा? तो पुनर्जागरण का प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन में दिखा। देखिए आप जानते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण की, मतलब कि आप देखेंगे कि पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन की भी शुरुआत देखने को मिलती है। तो धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने शुरू किया था जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि कैथोलिक चर्च में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार और बुराइयां फैली हुई थी, जिनको समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की। तो ये भी पुनर्जागरण का प्रभाव है एक। अगला है हैमलेट किसकी रचना है? तो विलियम शेक्सपियर का ये ड्रामा है हैमलेट, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पुनर्जागरण काल में किस कला का विकास हुआ? आपकी 8 यूनिट से बनने वाले एमसीक्यूज बारी बारी इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। अभी आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है और 8 यूनिट तक हम पढ़ेंगे, देखेंगे एमसीक्यूज को, ताकि आप एक ही वीडियो से अपने सारे एमसीक्यूज को तैयार कर लें। पुनर्जागरण काल में किस कला का विकास हुआ? तो चित्रकला, संगीत, नृत्य सभी का विकास हुआ। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। OMR शीट पर आपको डी वाला भरना होगा। अगला है यूटोपिया किसकी रचना है? तो ये रचना है टॉमस मूर की, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है पुनर्जागरण के कारण किसका पतन हुआ? तो देखो विज्ञान, कला, व्यापार को तो पुनर्जागरण की वजह से बढ़ावा मिला था ना, तो पतन किसका हुआ? बढ़ावा इन सबको मिला, तो पतन हुआ सामंतवाद का, ऑप्शन सी आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, पुनर्जागरण ने किस विचार को बढ़ावा दिया? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है पुनर्जागरण काल में किसका महत्व बढ़ा? तो पुनर्जागरण काल में व्यक्ति का महत्व बढ़ा, ऑप्शन सी आपका राइट है। पुनर्जागरण का सबसे प्रमुख परिणाम क्या था? तो पुनर्जागरण का सबसे प्रमुख परिणाम था आधुनिक युग का प्रारंभ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी जर्मनी से। मार्टिन लूथर जर्मनी के निवासी थे और उन्होंने ही धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत अपने देश जर्मनी से की थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, पूरा नोट्स के साथ वीडियोस अपलोड हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को चेक करके। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है मार्टिन लूथर ने अपने 95 सिद्धांत कहाँ टांगे? तो विटेनबर्ग चर्च में अपने टांगे थे, मतलब कि मार्टिन लूथर ने जो अपने सिद्धांत थे 95 सिद्धांत, उसको विटेनबर्ग के चर्च में टांगा था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 95 थीसिस किस वर्ष प्रस्तुत हुए? तो 1517 में, ऑप्शन नंबर देखिए आपका जो है डी राइट है। 1517 में ये प्रकाशित, मतलब कि ये प्रस्तुत किए गए। अगला है इंडलजेंस क्या था? तो ये पाप मुक्ति पत्र था, जिसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया, जिसको चुनौती मार्टिन लूथर ने दी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ये भी बड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य कारण था चर्च की भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कैथोलिक चर्च में काफ़ी ज़्यादा बुराई और भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जिसको समाप्त करने के लिए, जिसका विरोध करने के लिए, इन सबको फैली भ्रष्टाचार बुराइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की, जो आगे चलकर प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का रूप लेता है और एक धर्म का रूप ले लेता है। प्रोटेस्टेंट धर्म, और जितने भी ईसाई थे वो 2 गुटों में बढ़ गए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट।
इस तरीके से जो कैथोलिक थे वो प्रोटेस्टेंट का विरोध भी किया करते थे। तो धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य कारण था चर्च की भ्रष्टाचार। ऑप्शन बी राइट है। अगला है मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी के थे। ऑप्शन बी आपका राइट है। मार्टिन लूथर ने किसको बहिष्कृत किया यानी किसका विरोध किया? मार्टिन लूथर ने तो पोप का विरोध किया। ऑप्शन बी राइट है आपका। अगला है लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया? तो इन्होंने जर्मन भाषा में किया ताकि लोग बाइबिल को पढ़ करके सीख हासिल कर सकें। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, जर्मन। अगला है धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? चर्च को सुधारना। ऑप्शन ए आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट शब्द किससे बना? तो विरोध से बना। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है लूथर के अनुयायी क्या कहलाए? तो प्रोटेस्टेंट कहलाए। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है किस सम्राट ने लूथर को सुरक्षा दी? तो फ्रेडरिक द वाइज ने मार्टिन लूथर को सुरक्षा दी थी। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा? तो समाज और धर्म दोनों पर पड़ा। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या हुआ? तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण में देखो आपका हो जाएगा चर्च की शक्ति घट जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है पीस ऑफ ऑक्सबर्न कब हुआ? तो ये 1555 में हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है पीस ऑफ ऑक्सबर्न का संबंध किससे है? तो इसका संबंध धर्म से है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम होता है कि विभाजन हो जाता है। जो ईसाई धर्म है वो दो गुटों में बढ़ जाता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ज्विंगली किस देश से संबंधित थे? तो ये स्विट्ज़रलैंड के थे। तो ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। ऑप्शन बी राइट है। इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व भी किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है कैल्विन किस देश से संबंधित थे? तो ये भी धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ये फ्रांस से संबंधित थे। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो चर्च की बुराइयां। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? तो सबसे बड़ा प्रभाव था प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय होना और ईसाई धर्म का दो गुटों में बढ़ जाना, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ये कब हुई? तो ये 1688 में हुई थी, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। मैंने इंग्लैंड की क्रांति के ऊपर बहुत ही अच्छी डिटेल वीडियो बनाई है, पूरा कहानी की तरह आपको समझाकर पढ़ाया है। एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको सारा कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राजा और संसद के बीच सत्ता संघर्ष ही इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य कारण था, जिसे रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक बूंद खून बहाए बिना ही सत्ता में परिवर्तन हो गया था। तो ये क्रांति हुई थी 1688 में और इंग्लैंड की क्रांति पूरे विश्व के इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति थी। आपका अगला क्वेश्चन है गौरवपूर्ण क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बी राइट है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है इंग्लैंड के किस राजा के विरुद्ध ये क्रांति हुई? तो जेम्स द्वितीय। ऑप्शन सी राइट है। देखो जेम्स द्वितीय के पहले भी जितने शासक आए वो सब निरंकुश ही निकलते हैं। तो जनता परिवर्तन चाहती थी, तो पूरी पृष्ठभूमि तो क्रांति की बन ही रही थी, जो संपन्न हो जाती है जेम्स द्वितीय के शासनकाल में 1688 ईस्वी में, जिसकी वजह से जेम्स द्वितीय को अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है। और फिर वहीं से क्या होता है, शासन जो होता है उसकी जो शक्ति होती है वो संसद के हाथों में आ जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है जेम्स द्वितीय किस धर्म का समर्थक था? तो ये कैथोलिक धर्म को मानता था, तो इसलिए प्रोटेस्टेंट जनता जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती थी, क्योंकि कैथोलिक वालों के साथ ही अच्छा व्यवहार होता था, प्रोटेस्टेंट वालों के साथ नहीं होता था।
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से क्रांति संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। इंग्लैंड की जनता किस धर्म को मानती थी? तो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी। गौरवपूर्ण क्रांति में किसे इंग्लैंड का राजा बनाया गया? तो जब गौरवपूर्ण क्रांति होती है, जेम्स द्वितीय जब अपना देश छोड़कर भाग जाता है तो उसके दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड का राजा बनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ? देखो 1688 में तो क्रांति हुई थी, तो ठीक उसके एक साल बाद 1689 में बिल ऑफ राइट को पास किया गया। ऑप्शन नंबर देखिए आपका जो है बी राइट है। अगला है बिल ऑफ राइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? संसद की शक्ति को बढ़ाना। और जो राजा था फिर वहाँ से नाम मात्र का शासक रह गया और सारी शक्ति जो थी वो संसद के हाथों में आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लैंड की क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? तो परिणाम था संसदीय शासन। ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि जब इंग्लैंड की क्रांति संपन्न हो जाती है तो वहाँ का जितना भी शासन करने का चीज़ें थी वो सब संसद के हाथों में आ जाती हैं, जबकि पहले संसद का हस्तक्षेप निरंकुश शासक बर्दाश्त नहीं करते थे, जिसकी वजह से तो ये क्रांति संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पर अगर आपको डाउट हो रहा है कि क्या था ये संसद और राजा के बीच संघर्ष, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी इंग्लैंड की क्रांति को बिना रक्तपात की क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर शांति से सत्ता परिवर्तन हो गया और एक बूंद भी किसी का खून नहीं गिरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इंग्लैंड की क्रांति के बाद जेम्स द्वितीय को क्या करना पड़ा? अपना देश छोड़ना पड़ा। ऑप्शन बी राइट है। अगला है गौरवपूर्ण क्रांति के बाद सत्ता किसके हाथ में आ गई? संसद के हाथ में आ गई। ऑप्शन बी आपका राइट है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति को आप इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति मत समझिएगा। इंग्लैंड की ये राजनीतिक क्रांति नहीं है, मतलब कि ये औद्योगिक क्रांति है जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, ठीक है। और राजनीतिक क्रांति की बात आती है जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिससे बनने वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अभी आपने देखा है। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन ए आपका राइट है। औद्योगिक क्रांति के बारे में भी मैं आपको डिटेल में पूरा पढ़ा चुकी हूँ। औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण क्या था? पूंजी और संसाधनों की उपलब्धता। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है औद्योगिक क्रांति में किसका सबसे अधिक विकास हुआ? तो उद्योग का विकास हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट है। औद्योगिक क्रांति के कारण किस वर्ग का उदय हुआ? तो पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, क्योंकि जो पैसा लगाने वाले लोग थे, पूंजीपति जो लोग थे, वो पूंजी लगाते गए और भी ज़्यादा अमीर होते चले गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग का भी उदय होता है और पूंजीपति वर्ग अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। अगला है औद्योगिक क्रांति के समय प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या था? तो कोयला था। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। औद्योगिक क्रांति से किसका विकास हुआ? तो परिवहन का विकास हुआ। ऑप्शन ए राइट है। औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की स्थिति कैसी थी? तो शोषणपूर्ण थी, क्योंकि मजदूरों का काफ़ी शोषण किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, औद्योगिक क्रांति से कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ? तो मजदूर वर्ग प्रभावित हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है औद्योगिक क्रांति का दीर्घकालीन प्रभाव क्या था? तो औद्योगिक क्रांति का दीर्घकालीन प्रभाव था कि आधुनिक औद्योगिक समाज का विकास हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट है। अब देखते हैं अमेरिका की क्रांति से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आएंगे। अमेरिका की क्रांति भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1775 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है अमेरिकी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो करों का विरोध था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहाँ पर करों को बढ़ा रही थी, जिस वजह से अमेरिका की जनता करों का विरोध करती थी और कहती थी कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि जब ब्रिटेन के संसद में अमेरिका का प्रतिनिधि नहीं बैठेगा तो हम कर नहीं देंगे। इस तरीके से वहाँ की जनता ने नारा लगाया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कर नहीं, मतलब कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, तो 1773 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, अमेरिकी क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था, तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, तो 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई बास्टील के किले के पतन के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। फ्रांस की क्रांति के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फ्रांस में पुरानी व्यवस्था का संबंध किससे था, तो सामंती व्यवस्था से था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है फ्रांसीसी समाज में प्रथम वर्ग कौन थे, तो फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में पादरी वर्ग आते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। टेनिस कोड की शपथ कब ली गई, तो 1789 में ली गई। ऑप्शन नंबर डी राइट है। और सारा कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि टेनिस कोड की शपथ क्या थी, कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई, हर एक चीज़ के बारे में आपको फ्रांस की क्रांति की वीडियो देखनी होगी। अगला है फ्रांस का कौन सा राजा क्रांति के समय शासन कर रहा था, तो लुई 16वां। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बास्तील का पतन किसका प्रतीक था, तो फ्रांस की जनता की विजय का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। लुई 16वां को मृत्युदंड कब दिया गया, तो 1973 में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है फ्रांसीसी समाज में तीसरा वर्ग को क्या कहा जाता था, तो आम जनता जो होती थी वो तीसरे वर्ग में आती थी, जिनका शोषण वहाँ के अमीर लोगों के द्वारा किया जाता था, क्योंकि फ्रांस के जो राजा थे वो अमीरों से यानी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वाले लोगों से कर नहीं लेते थे, वो केवल गरीब जनता से ही कर लेते थे। और ज़रूरत पड़ने पर कर इतना बढ़ा देते थे कि गरीब जनता कर नहीं दे पाती थी, भूखी मरती थी कर देने के चक्कर में। तो इस तरीके से वहाँ काफ़ी ज़्यादा असमानता थी, जिसके लिए वहाँ की जनता क्रांति चाहती थी, और वो क्रांति 1789 में संपन्न होती है और कई वर्षों तक ये क्रांति चलती है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ, तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 1769 में। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है नेपोलियन किस देश से संबंधित था, तो ये संबंधित था फ्रांस से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला है नेपोलियन ने खुद को सम्राट कब घोषित किया, तो 1804। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेपोलियन कोड किससे संबंधित है, तो ये कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेपोलियन की सबसे बड़ी हार किस युद्ध में हुई, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की हार वाटरलू के युद्ध में होती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेपोलियन को अंतिम रूप से किस स्थान पर निर्वासित किया जाता है, जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं तो इनको सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया जाता है, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई, तो 1815 यानी 1815 में हुई। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1914 में शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की और उनकी वाइफ की दोनों की हत्या के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी राइट है, यही तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 1918 में, यानी 1914 से 18 तक ये चलता है, 4 वर्षों तक लगातार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो आपका है, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसके बारे में पूरी वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की, आप ज़रूर देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी पूरा मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। तो पेरिस शांति सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो 1919 में। वर्साई की संधि किस देश के साथ की गई, तो जर्मनी के साथ की गई। वर्साई की संधि पर कब सिग्नेचर किया गया, तो ये 1919 में हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसके परिणाम स्वरूप हुई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम स्वरूप।
क्योंकि इतना भयंकर, इतना महामारी युद्ध था, मतलब कि लाखों लोगों की जानें गई, इतना खतरनाक युद्ध था कि इसके लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना इसके बाद की गई कि इस तरीके के दोबारा युद्ध से बचा जा सके। लेकिन ये फेल हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो जाती है। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसके परिणाम स्वरूप हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? तो बुल्गारिया ने सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। लीग ऑफ नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लीग ऑफ नेशन का मुख्य उद्देश्य था शांति को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1939 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो जब जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया तो ये द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड है, आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त होता है 1945 में। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो राइट है। मुसोलिनी किस देश का नेता था? तो ये इटली का नेता था। ऑप्शन बी राइट है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति यानी रूस की क्रांति कब हुई? तो ये 1917 में हुई। ऑप्शन ए आपका राइट है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया और वहाँ पर जारशाही शासन को समाप्त किया गया। अगला है, बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये रूस में हुई थी। ऑप्शन सी राइट है। तो आज की वीडियो में लगभग मैंने आपको 100 एमसीक्यूज़ बताए हैं जो इस बार आपके एग्ज़ाम 2026-27 में आने वाला है। तो आप इनको देखकर अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हिस्ट्री के अलावा भी हर एक टॉपिक की वीडियोज़ के लिए, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।